हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम कल 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग पेपर से पहले एक पूरे पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का एग्जाम जो कल आप सभी का 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो केवल 90 मिनट का होगा। इन्हीं 90 मिनट में आप सभी को 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन जीके मिलेंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलने वाले हैं। लेकिन साथियों, ये जो आपका 90 मिनट का पेपर होगा, इसे 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। जैसे पहला सेक्शन आप सभी का 45 मिनट होगा, तो पहले सेक्शन में आप सभी को 20 क्वेश्चन रीजनिंग मिलेंगे हल करने के लिए और 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, यानी 40 क्वेश्चन आप सभी को ये 45 मिनट में सॉल्व करना होगा। और इन 40 क्वेश्चन में से यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को केवल 8 ही क्वेश्चन सही करना होगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप सभी को केवल 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। उसके बाद यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सभी को 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसमें बड़ी बात है कि इसमें 1 नंबर का भी माइनस मार्किंग नहीं है, यानी जब भी आप कंप्यूटर के सामने बैठे परीक्षा हॉल में बैठ रहे हैं, जब आपका पहला सेक्शन ओपन हो तो आप सभी को पूरे 40 के 40 क्वेश्चन टिक लगाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको आए या ना आए, लेकिन आप सभी पूरे 40 के 40 क्वेश्चन टिक लगाना है कंप्यूटर पे, क्योंकि भाई इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ये बात याद रखिएगा, अच्छी तरीके से सबको ये काम करना है। कल जब आप अपने परीक्षा में बैठे, जब पहला सेक्शन आपका ओपन होगा, तो आप सभी को मैथ रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन पे आपको टिक लगाना है, चाहे आपको आए या ना आए। अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि हमें इतने इतने क्वेश्चन करने हैं तो हम उतना पूरा कर लेंगे, लेकिन इसके बाद भी आप पूरे 40 का 40 टिक लगाइएगा, माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। तो साथियों, ये तो पहला सेक्शन हो गया। तो जैसे ही ये 45 मिनट समाप्त होगा, तुरंत उसके बाद आप सभी का दूसरा सेक्शन ओपन होगा। ये भी 45 मिनट का होगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन सबसे पहले इंग्लिश के मिलेंगे। याद रखिएगा, जब कंप्यूटर पे आपका दूसरा सेक्शन ओपन होगा ना, तो सबसे पहले इंग्लिश के वो क्वेश्चन देते हैं कि इससे क्या होगा कि आपका टाइम चला जाए। लेकिन आपको यदि आप सबसे पहले जीके करना चाहेंगे तो आप सेक्शन बदल सकते हैं। ओके, जैसे 25 क्वेश्चन इंग्लिश सबसे पहले मिलेंगे, उसके बाद 25 क्वेश्चन जीके। ये 50 क्वेश्चन ही आप सभी का एमटीएस हवलदार का मेन डिसाइडेड सब्जेक्ट होता है, आप सभी को मालूम होगा। और एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 3 नंबर, यानी 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें सीधे सीधे 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा। याद रखिएगा, मेन सब्जेक्ट जीके इंग्लिश में सीधे सीधे 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा। तो साथियों, इस तरह से आप सभी का कल से पेपर शुरू होगा, इस तरह से एग्जाम पैटर्न होने वाले हैं। तो साथियों, जिस तरह से 20-20 आपका रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25-25 जीके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेंगे, तो वैसे ही प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वैसे ही प्रश्नों का पत्र आज की इस क्लास में हम लोग पूरे पेपर को देखने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो साथियों, आप सभी को अपने परीक्षा हॉल में जाने से पहले ये टोटल 60 क्वेश्चन जरूर तैयार करना है अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और इस क्लास से आपको ये भी पता चलेगा कि कल के शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, एमटी वासुदेवन नायर को 2025 में साहित्यकार व कवि के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एमटी वासुदेवन नायर को 2025 में साहित्यकार व कवि के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? बताइए, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे? हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे? तो ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता के शिक्षक थे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को,
किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो साथियों, भारत में जो पहली गैर समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी ये 1872 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2011 से किन अंक की वृद्धि हुई है? 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से किन अंक की वृद्धि हुई है? तो 9.21 अंक की वृद्धि हुई है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए भाई एसएससी के नए पैटर्न पे सिलेक्शन वाले प्रश्न आ चुके हैं। देखिए इसमें आप सभी को क्या मिलेगा, जीके जीएस कंप्लीट मिलेगा। जीके जीएस में जैसे आपका मेन पोर्शन तो स्टैटिक जीके, लगभग आप सभी को हम 2300 से 2400 क्वेश्चन केवल स्टैटिक जीके का प्रोवाइड करें। बिल्कुल आसान भाषा में एक एक क्वेश्चन दिया गया है, विथ डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। जीके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमटीएस हवलदार की शिफ्ट के लिए हो सकता है, सारे क्वेश्चन ऐड है। स्टैटिक जीके भाई 2300 क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश का जो टेंशन आपका 25 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यदि आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं भाई। करंट अफेयर पूरे 1 साल के क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। रीजनिंग पूरा कंप्लीट आप सभी को विथ डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। मैथ्स पूरा कंप्लीट मिलेगा। देखिए एक क्लास में लगभग हम 100 सवाल तक करा सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन साथ ही आप सभी के पास तो बहुत सारे टाइम है। जितना भी टाइम आप सभी के पास बच रहा है, बस आपको ये पढ़ना है, इसको अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन चेक करना है, देखना है अच्छे से। और ये आप सभी को कैसे मिलेगा, ये जो नंबर आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप सभी को मैसेज करना है भाई। और ये स्पेशल ऑफर केवल 15 फरवरी तक चलेगा। मात्र 100 रुपये आप सभी को पे करना है। 100 रुपये में इतने आपको कोई देगा नहीं। इसके अलावा भाई आप सभी को 40 टेस्ट हम फ्री भी तो दे रहे हैं, जिसमें टोटल 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपने इतना कर लिया अपने परीक्षा हॉल में जाने से पहले, तो समझिए आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आप अपने सिप को आसानी से पास करेंगे। ओके, तो भाई नंबर मैसेज करिए, टीम आपसे बात करिए, तुरंत मिलेगा आप सभी को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था? तो कन्नौज या बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सवाल एक तरह से पूछ रहा है। तो इसमें भाषा व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता ताहिर, ये भाई कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संघ बनाने की शक्ति, ये तो भाई बिल्कुल ठीक है। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता तो सबको मिलती है, यानी इस सवाल का भाई पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो खरीफ की मौसम कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत हैं? तो साथियों, भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने, इनमें किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? कौन से मौसम आते हैं बताएंगे आप सभी? तो इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो शरद के मौसम आते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो ये वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होती है? टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होती है? 274 सेंटीमीटर की होती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट किसने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया था?
फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट। किसने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रचा था? तो हिना जायसवाल ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो साथियों, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो 2010 में पेश किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंडक नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहां से निकलती है? सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहां से निकलती है, यानी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन ए मणिपुर की पहाड़ियों से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। किस राज्य में विस्तृत नाव दौड़, पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शनों के साथ व्यापक रूप से ओणम त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में विस्तृत नाव दौड़, पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन के साथ व्यापक रूप से ओणम त्योहार मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा, केरल राज्य में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे पोंगल तमिलनाडु का है, तो ओणम उसी तरह केरल से है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। नटंजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, नटंजलि उत्सव ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन था? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। झारखंड में मेहमानों के लिए मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? झारखंड में मेहमानों के लिए मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है? तो पाइका नृत्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो साथियों, आप सभी को इसी तरह के सवाल कल के शिफ्ट में मिलेगा, तो आप सभी को पूरे इसी तरह के सारे सवालों को तैयार करना है भाई, रिवीजन करते रहना है। और जो पीडीएफ है भाई, उसको तो आपको जरूर लेना है और उसमें के सारे क्वेश्चन का रिवीजन करना है बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल ये किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये तबला के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां कहां स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? ये कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां, तो ध्यान रखिएगा, ये स्थित असम राज्य में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? वो कौन सी है भाई? आप सभी को मालूम होगा, सिरोको को कहते हैं। क्या है भाई उसका नाम? सिरोको है। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां पर मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? तो उसे ज्वार नदमुख बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, तो और जिनका एग्जाम भाई कल होगा, सबसे पहले तो वो अपना एडमिट कार्ड, बिल्कुल रियल वाला एडमिट कार्ड आप लोग अपना रियल वाला डाउनलोड करेंगे, वो भी साथ ही कॉलर में डाउनलोड करिएगा, ठीक है। इसके अलावा कम से कम 5 से 6 फोटो रखिएगा अपने पास। उसके बाद आपका मेन आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होना चाहिए। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट होता है यही आपका, एक तो मेन एडमिट कार्ड होता है और दूसरा आधार कार्ड होता है। फोटो कई कई सेंटर पे मांगते हैं, कई कई सेंटर में नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो ये मेन 3 डॉक्यूमेंट अपने पास अभी रख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो ये नागपट्टनम जिले में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में की गई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये 2000 में बनाई गई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर लदे हुए दियों के साथ जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? बताएंगे आप सभी, तो चरी नृत्य में किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? कथक के बनारस घराने के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो जानकी प्रसाद जी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38, फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितने मीटर की होती है? फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितने मीटर की होती है? 7.32 मीटर की होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितने फुट होती है? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितने फुट की हो सकती है? तो 5.1 फुट की होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक कौन है? बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक कौन इनमें से? चित्रा बनर्जी, दीवा करोड़ी हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर करिएगा भाई, क्योंकि हर क्लास का हम इस टाइम कमेंट चेक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का आप सभी को दिक्कत या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो जरूर बताइएगा भाई आप लोग, ठीक है। द फॉल ऑफ स्पैरो ये किसकी आत्मकथा है? द फॉल ऑफ स्पैरो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सलीम अली की आत्मकथा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा किला। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या बनेगा? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1900 कब की गई थी? 1997 में की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को,
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 2016 में की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं? अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो मध्यमंडल में जल जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। तो अब देखिए साथी, यहां से हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप भी भाई हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। देखिए 40 kg, 49 kg, 56 kg, 65 kg और 39 kg वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन कितना होगा? सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? तो एवरेज हम कैसे निकाले भाई? सभी को पहले जोड़ लेंगे, यानी 40 + 49 + 56 + 65 + 39 और टोटल जोड़कर 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि उन सदस्यों में 5 लोग थे भाई। देखिए अब जोड़ा जाए, सबसे पहले 9 × 5 = 14, 14 × 26, 20 × 9 = 29, यानी 29 को 9 कैरी 2। अब उसको देखिए, ये आपका 3 × 6 = 9, 9 × 5 = 14, 14 × 18, 4 × 22, 2 = 24, यानी 249/5 आएगा भाई। 5 का भाग 249 में देंगे तो कितना आएगा? 5 × 20, 5 × 20, ये 49, यानी 5 × 9 = 45, यानी 49 आपका समथिंग है, जो कि डी ऑप्शन। 49.8 उन सदस्य में एक परिवार का औसत वजन है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक टोकरी में सेब और नाशपाती 5:8 के अनुपात में है, तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत ज्ञात करिए। जैसे एक टोकरी है, इसमें सेब है और नाशपाती है। सेब का अनुपात 5 दिया है और नाशपाती का 8, यानी टोटल फल तो 13 हो गए भाई। एक टोकरी है तो उसमें जैसे कि अनुपात में दिया है 5 और 8, तो टोटल फल मिलाकर तो 13 होंगे। पूछा किसका है? तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत कितना होगा, यानी n का, यानी 8 का पूछा है, यानी 8/13 हो जाएगा भाई। 8/13 × 100, प्रतिशत पूछा तो 100 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहां से 800 हो जाएगा। 8 का गुणा 100 में 800 बटे में 13 हो जाएगा। तो 13 × 6 = 78, 80 में से 78 2 20, 13 कम 13, यानी 61 समथिंग आएगा, जो कि देखिए पहला ऑप्शन 61.54% इस सवाल का ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर भाई? ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त 630 है, संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए दो संख्या दी है, तो सबसे पहले संख्या को आप x के टर्म में ले लीजिए, यानी 7x और 9x, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 और 9 का एलसीएम हम जब निकालेंगे तो 63x हो जाएगा भाई। आप भी जानते हैं कि 7 और 9 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 7 9 63, डायरेक्ट 63x हो जाएगा। तो ये 63x जो है वो 630 के बराबर दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 630/63, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 63 में 630 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारा जब 10 आ गया तो पहला संख्या 7x है, दूसरा 9x है, यानी एक संख्या आपका 70 आ गई, एक संख्या आपकी 90 आ गई, जो कि 70 90 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर भाई? आसान सवाल था ये भी। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज कितना होगा? सॉल्व करेंगे आप लोग। एसआई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल 3500 दिया है, रेट हमेशा परसेंटेज में याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, टाइम 4 वर्ष बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल। अभी देखिए 4 चौका 16, 35 × 4 4 × 16, तो 16 25 80 की 08, 16 3 48, 48 8 56, यानी 560, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। मान के चलिए कि आप एक व्यक्ति हैं, आपने कोई सामान 500 रुपये खरीदा
और आपका मन हुआ कि हम इसे बेचेंगे अब, तो आपका मन हुआ कि आप 400 में बेच दिया। 500 रुपये आप खरीद रहे हैं लेकिन 400 में बेच रहे हैं, तो आप सभी को तो भाई तुरंत यहाँ से 100 रुपया घाटा लग जाएगा ना। किसे? जो सबसे पहले आपने 500 से खरीदा है। तो 100 बटे 500 गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 का भाग हम 100 में दे देंगे तो 20 पंजे 100, यानी हानि प्रतिशत हमें 20% का होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर VDIZ एक निश्चित प्रकार से ZGKA से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार HNAS LQCT संबंधित है, उसी तरह का पालन करते हुए BJWP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉल्व करेंगे आप सभी। जैसे देखिए VDIZ है, ठीक है, तो इसका कोड क्या किया भाई? ZGKA। तो सबसे पहले हम लोग हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। जैसे V होता है 22, Z होता है 26, यानी इसमें तो +4 कर दिया है। D 4 होता है, G 7 होता है, तो इसमें +3 कर दिया है। I होता है 9, K होता है 11, तो इसमें +2 कर दिया है। अब Z होता है 26, A होता है 1, लेकिन यहाँ पे 27 करेंगे आप लोग, 26 से 27 यानी इसमें +1। तो इसमें देखिए रिलेशन क्या लगा है? +4 +3 +2 +1 लगा है, इसमें रिलेशन ये लगा है। भाई यहाँ पे बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो 1 होता है लेकिन आपने 27 क्यों लिखा है। आप जानते नहीं कि हम A को 27 मान सकते हैं, क्योंकि यदि ZA का रिलेशन बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 पे A तक होता है, 26 पे Z तक होता है, जैसे हम 27 बढ़ते हैं A से फिर से आता है, तो यहाँ पे हम A को 27 माने, यानी इसमें रिलेशन +4 +3 +2 +1 का लगा है। तो पूछा किसका भाई? BJWP का, BJWP। तो सबसे पहले +4 इसमें, +3 इसमें, +2 इसमें, +1 इसमें, यानी P में 1 को जोड़ देंगे तो क्यों आ जाएगा भाई? P के बाद एक ही अक्षर आएगा तो क्यों आएगा ना। W होता 23, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 पे Y आता है। J होता 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 पे M आता है। B होता 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 पे F, यानी FMYQ, FMYQ देखिए पहला ऑप्शन। तो BJWP का रिलेशन FMYQ हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या दे रखा है? बेस्ट लेवल का सवाल है, इसे सॉल्व करिए। एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को 2846 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, टीम को 3587 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या बनेगा? आप सभी से केवल टी का कोड पूछा है, तो कॉमन चेक करिए। देखिए होस्ट में टी है और टीम में टी है, इसका मतलब कि टी कॉमन है, तो उसी प्रकार इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा। 8 देखिए कॉमन है, तो टी का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? होस्ट में टी कॉमन है, दोनों में, टी में भी टी है, तो उसी प्रकार इनके कोड में 8 क्या है? कॉमन है, तो ये हमारा आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 को, एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ इज रूट को TPC के GN के रूप में लिखा जाता है और दिस इज नॉट लाइफ को GNDI-SB के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप सभी से लाइफ का कोड पूछा है, तो इसको भी हम कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए लाइफ इसमें भी दिया है, लाइफ इसमें भी दिया है, इसका मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। देखिए GN दोनों में कॉमन है, तो लाइफ का कोड GN हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर? यहां तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, आसान सवाल है, और यही सब तो सवाल आपको नंबर देकर जाएंगे, कन्फर्म आएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करेंगे। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल लिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल लिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, इस समीकरण में आप सभी को प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करना है, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखना है। तो चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। 121 प्लस है तो माइनस में, 1 माइनस है तो प्लस में, 6 भाग है तो गुणा में, 16 गुणा है तो भाग में। ये समीकरण तैयार। इसमें बॉर्डर स्कीम लगाइए। 121 माइनस 1 प्लस 6 गुणा 8 का भाग, 1 सेकंड भाई, यहाँ पे पहले हम अच्छे से 6 लिख लेते हैं गुणा। अब 8 का भाग 16 में देंगे तो 2 बार में आएगा, ठीक। 121 माइनस 1 प्लस 2 6 12, अब ये प्लस 12 है, 121 है, कितना हो जाएगा? 100,
33 हो जाएगा। 133 में से -1 यानी 132 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या बनेगा। इस सवाल को हल करिए भाई आप सभी, तो क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। थोड़ा सा आप इनका रिलेशन पहले निकालिए। ये बेस्ट लेवल के सवाल है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं आपके लिए, बताएंगे आप सभी। 5, 14, 24 पहला आपका रिलेशन है, दूसरा 9, 6, 24। तो आप सभी को ना पहले इन दोनों का रिलेशन चेक करना पड़ेगा। जो इसमें रिलेशन आया होगा आपको सेम उसी पैटर्न पे ऑप्शन को भी देखना है। देखिए सबसे पहले आप सभी को काम क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को इसमें काम करना है कि 5, 14, 24 इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना। तो आप सभी को सबसे बड़ा वाला ये सी आंसर लाना होता है, सबसे बड़ा यही सी आंसर लाना होता है। तो इसमें क्या काम करेंगे, क्या आ जाएगा, तो ए बी का आपको मदद लेना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले प्लस करना पड़ेगा, माइनस, गुणा, भाग, ये 4 आपको सबसे पहले काम करना है, प्लस माइनस गुणा भाग वाला। ठीक है, तो देखिए अब हम ए बी का इस्तेमाल करेंगे, हम ए बी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यदि हम 5 और 14 को पहले जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। अब हमें 19 से 24 बनाना है, तो यदि हम +5 कर दे तो 24 हो सकता है। ठीक है, इसमें रिलेशन क्या लग रहा है, ए प्लस बी को जोड़ा, फिर से ए को जोड़ दिया है, तो हमारा सी आंसर मिला है। भाई ए प्लस बी को पहले हमने जोड़ा, फिर से ए को जोड़ दिया है, तभी तो हमारा सी आंसर आया है। यानी देखिए पहले 5 और 14 को जोड़ा तो 19 है, फिर 5 को जोड़ा तभी तो 24 आया है। 5, 14, 19, 19 में फिर 5 जोड़ेंगे 24। दूसरा का रिलेशन चेक करिए, 9, 6, 24। तो इन दोनों को पहले जोड़िए, 9, 6, 15। अब 15 से 24 आपको बनाना है, तो 15 में फिर से 9 जोड़ेंगे तभी तो 24 आएगा। यानी ए प्लस बी प्लस ए बराबर से ये पैटर्न हमारा मिल रहा है। क्यों भाई, ये पैटर्न हमारा मिल रहा है, यानी सेम रिलेशन पे हमें ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। चेक करिए भाई कौन सा ऑप्शन। देखिए यदि हम 21, 23 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 44। 44 में यदि हम 21 को जोड़ेंगे 65 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 55 दिया, यानी पहला ऑप्शन ही होगा। 17, 10, 27, 27 में 17 जोड़ेंगे तो भाई आपका 44 आएगा, लेकिन यहाँ पे 42 दिया है। ऑप्शन सी देखिए आ सकता है 11, 12, 34। 11, 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, फिर से 11 इसी में जोड़ देंगे तो 34 बन जाएगा। यानी ये रिलेशन मिल गया भाई, ए प्लस बी ए बराबर सी, ये वाला सी ऑप्शन। देखिए 11, 12, 23, 23 में फिर से 11 जोड़ेंगे 34। क्लियर, तो सी ऑप्शन इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या बनेगा। कोस्ट को 5971, सेल को 8692, तो यस का कोड क्या होगा। इस बार यस का कोड पूछा। देखिए यस कोस्ट में भी दिया है, यस सेल में दिया है, इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा। देखिए 9 पहले वाले में, 9 दूसरे वाले में भी है, यानी यस का कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया ना। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 7 क्वेश्चन मार्क 22, 37, 57, 82। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाए, जैसे देखिए 7 क्वेश्चन मार्क 22, 37, 57, 82। दोस्त में देखिए 22 से 37 यानी इसमें +15 किया है, 37, 57 +20 किया है, 57 से डायरेक्ट 82 यानी +25 किया है, यानी 5, 20, 25 बढ़ रहा है। यानी अब ये 22 कैसे होगा, किस नंबर से आया होगा। तो यदि इसमें +15 की यानी 10 आ रहा होगा तब ना भाई, यानी यहाँ पे 7 में यदि हम लोग +5 कर दे तो पहले 12 आएगा। 12 से 22 आपको बनाना है, तो 12 से 22 यानी +10 करेंगे तब ना 12 में 22 बनेगा। अब देखिए लॉजिक मिल गया, यानी +5 +10 +15 +20 +25, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का हमारा 12 आंसर आएगा, 12, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आ चुका होगा भाई, उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, डाउट बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या बनेगा। इस सवाल का जरा राइट आंसर आप सॉल्व करिए, क्या आएगा इस सवाल का राइट आंसर। कुछ चटाई कॉलिन है, जैसे भाई कुछ चटाई क्या है कॉलिन है, यानी कुछ चटाई, चटाई को हम सी से लिख रहे हैं, यानी कुछ चटाई क्या भाई कॉलिन, कॉलिन को हम के से लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ चटाई कॉलिन है, सभी कालीन चादर हैं, यानी जो सभी कालीन है, ये जो सभी कालीन है, ये जो सभी कॉलिन है क्या है भाई चादर है।
चादर को हम CH से लिख रहे हैं, CHA से लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कथन बन चुका है, यानी कुछ चटाई कॉलिन हो गई और सभी कॉलिन चादरें हो गई। अब इसका निष्कर्ष देखिए क्या दिया है। पहला निष्कर्ष पढ़िए, क्या कुछ चटाई चादरें हैं? बताइए, क्या कुछ चटाई चादरें हैं? क्या कुछ चटाई चादरें बिल्कुल है भाई? बताइए, है ना? यानी पहला तो निष्कर्ष कथन के अनुसार बिल्कुल अनुसरण कर रहा है। कुछ चटाई चादरें हैं, देखिए कुछ चटाई, भाई CH से हम चादर लिखे, चटाई को हम C से लिखे, यानी कुछ जो ये चटाई जो है वो चादरें तो हैं भाई। देखिए ये कुछ है ना, ये कुछ है ना, इसका मतलब ठीक है। दूसरे का, क्या सभी चादरें कॉलिन है? सभी चादरें क्या कॉलिन? नहीं भाई, यानी इसमें केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होंगे। सभी कालीन चादरें हैं, सभी चादरें कालीन नहीं है, सभी कालीन चादरें हैं, सभी चादरें कालीन नहीं है भाई, कुछ इसमें चटाई भी आ रही हैं, इसीलिए सभी चादरें कालीन नहीं है। तो इस सवाल का केवल पहला आपका नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करिए आप सभी। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? AZB, BYC, CXD, DWE क्वेश्चन मार्क। ABCD भाई साहब, ABCD पहले अक्षर का कोड हम निकाल रहे हैं, तो इसके बाद E आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो E से मिलेगा, या तो B आंसर आएगा या तो C आएगा। अब दूसरे का कोड निकालिए, ZYX उल्टा दिया भाई, देखिए ZYXW कौन आएगा भाई? तो B आता है, यानी EB, B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये पूरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है, सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी इस क्वेश्चन आपको न समझ में आए तो जरूर पूछिएगा भाई। लगातार आप सभी बीच क्लास आएगी भाई, यहाँ से आप अपने तैयारी को मजबूती दीजिए, हर एक क्वेश्चन का आप रिविजन करिए। समय नहीं है क्योंकि कल आप सभी का पेपर की शुरुआत है, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आपने भाई खूब मेहनत किया है, पेपर भी आपके अनुसार ही आने वाले हैं, ठीक है। तो अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट अच्छे से रख लीजिए और एग्जाम देने जाइए। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।